गुड इवनिंग सुहेल, क्या हाल है? ठीक ठाक। आप कैसे हैं एहसान भाई? और कुछ मौसम ने कुछ रंग तब्दील किया है 2-3 हफ्तों की स्नोफॉल के बाद। आज थोड़ा सा बेहतर था। आपकी जी। तरफ कैसा है? अब बेहतर था, 45 बेहतर। हुआ बहुत दिनों के बाद। गुड तो गुड इट गुड। गुड। या इट वाज इन 40s ओवर हियर। हम्म। अच्छा, तो आज हम जिस किताब को लेकर आए हैं, उस किताब का नाम है कैस्ट, जिसको कास्ट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये किताब लफ्ज़ी तौर पे कैस्ट ज़ात को कहते हैं, लेकिन ये किताब रेसिज़म के बारे में है। और ये मैंने जो किताबें इस टॉपिक पे पढ़ी हैं, मेरी नज़र से इतनी अच्छी, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव किताब नहीं गुज़री। ऑब्वियसली पढ़ने वाले जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी किताब बेहतर है, लेकिन इसमें जो कुछ उन्होंने कवर किया है, वो शायद ही किसी और इस सब्जेक्ट की किताब में हो। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिससे इस किताब का नाम सामने आ जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, कैस्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिस्कंटेंट्स। ऑथर जो हैं इज़ाबेल विल्करसन, विनर ऑफ द पुलिट्ज़र प्राइज़। इनकी पहले भी किताब आ चुकी है, द वार्मथ ऑफ द अदर सन्स। इनके बारे में थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन करूं कि शी इज़ ऑल्सो द विनर ऑफ नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल. शी इज़ द ऑथर ऑफ the book that is right on the title, in addition to the one that we're discussing. इसके अलावा इनके बहुत से एजाज़ात हैं। नॉन फिक्शन बुक न्यूयॉर्क टाइम्स का जो लिस्ट होती है, उसमें बेस्ट 10 में इनका नाम आया। फिर शी हैज़ taught at Princeton University, Emory, which is in Atlanta, Georgia, and BU, Boston Universities. And बेतहाशा इन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। 200 से ज़्यादा कॉलेजेस में ये इनवाइट हुई हैं अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप एंड एशिया। तो ये इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इस सब्जेक्ट पे मेरा ख्याल है शी इज़ वन ऑफ द अथॉरिटीज़। ये ओपरा का जो बुक क्लब है, उसमें भी her she was nominated, this book was nominated. So with that, I will stop sharing the screen and I'll actually bring you back. तो ऐसा करते हैं कि आप थोड़ा मुझे इसका एक जनरल समरी और सेंट्रल आइडिया दें, और उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। थैंक यू एहसान। हाँ। इजाबेल विल्करसन जो हैं वो अपनी मजलूम माइनॉरिटी का मुकदमा लड़ रही है इस किताब के अंदर। और टाइमलाइन है 400 साल की। 1619 से स्टार्ट किया टिल 2020। 1619 वो टाइम पीरियड था जब अमेरिका में सियाह फार्म स्लेव्स लाए गए, यहाँ पे फार्म्स पे काम करने के लिए, और गुलाम बनाए गए। वहां से बात चली और उन्होंने किताब को एंड किया है कोरोना पेंडेमिक में, जिसमें वो कहती हैं कि हम पर जो इतने साल के जुल्म सितम हुए हैं वो कोरोना पेंडेमिक ने एक्सपोज किए हैं। वो बता रहा है कि गुर्बत का लेवल क्या था और हेल्थ केयर का क्या स्टेटस था और कितनी आइसोलेटेड थी ये कम्युनिटी, और किस तरह हेल्थ केयर और हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से मेडिकल हेल्प लेट हुई और सबसे ज्यादा बेचारे सियाफाम लोगों की डेथ्स हुई इसके अंदर। इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अमेरिका ऊपर से जितना खूबसूरत हो, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट अमेरिका भी दिखाए चलूं, जिसमें एक 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 दर्जा बंदी का निजाम एग्जिस्ट कर रहा है इतने सालों से, जिस पे बात जरा कम होती है। और ये दर्जा बंदी का निजाम है जिसमें कुछ जानों को, कुछ जिंदगियों पे फौकियत हासिल है। वो कहती हैं कि ये जो टर्म है ना, रेस, ये अच्छी टर्म नहीं है। और इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बड़ी सर्विस की है, मैं समझता हूं इसके बहुत दूरदराज नतीजे होंगे। उन्होंने ये कहा कि ये टर्म हटा दो। इससे नुकसान ये होता है कि जो सफेद फार्म लोग आपके सपोर्ट में भी होते हैं ना, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं ये सुन के कि दिस इज अ रेसिस्ट इश्यू। एक तो वो लोगों को अपने आप से, अपने एलाइज को अपने आप से तोड़ देने वाली टर्म है। दूसरी चीज इस टर्म के साथ ये है कि ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स का बताती है कि द प्रॉब्लम इज रेसिज्म, सो XYZ इज रेसिस्ट। जबकि प्रॉब्लम कहता है कि प्रॉब्लम सिस्टम में है,
प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स की नहीं है। और तीसरी बात जो मुझे उनकी बहुत इंसाइटफुल लगी वो ये होता है कि कहते हैं कि रेस की जो टर्म है उसकी वजह से हम जो ब्लैक्स हैं वो एक रिस्ट्रिक्टेड, रिजिड और नैरो आइडेंटिटी का शिकार हो रहे हैं। और एज अ साइकियाट्रिस्ट यू नो कि नैरो आइडेंटिटीज के क्या नुकसान होते हैं, कभी मौका मिला तो उस पर जरूर बात करेंगे। ये 3 वजूहत थी जिसकी बेसिस पे वो कहती हैं कि ये टर्म अच्छी नहीं है, इस टर्म हटा दीजिए। फिर वो कहती हैं कि मैं आपको डिस्पैरिटीज दिखाऊं कि अमेरिका के अंदर हमारे साथ अगर आपको डिस्पैरिटीज देखनी है तो 5 वो चीजें देखनी है, 5 एरियाज देखें तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हेल्थ केयर सबसे पहले, नंबर 2 पर्सनल फ्रीडम, चर्च में जा पा रहे हैं हर तरह के या नहीं, हर तरह के बार में बैठ सकते हैं या नहीं, हर तरह के जिम में, हर तरह के स्पोर्ट्स क्लब्स में, हर तरह के गोल्फ क्लब में आप जा सकते हैं या नहीं। उसके अलावा एजुकेशन में क्या हाल है, उसके अलावा जो है वो आपकी एजुकेशन के अलावा एम्प्लॉयमेंट में क्या हाल है, जॉब्स का क्या सिचुएशन है, और आखिरी चीज प्रेजेंट पॉपुलेशन में हमारी जरा सिचुएशन देखें। अमेरिका के अंदर 10% लोग सियाफाम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि जेलों में 55 से 60% लोग सियाफाम मिलेंगे आपको। वही कहते हैं कि ये जो दर्जाबंदी की जो बात है कास्ट, ये तकरीबन 6 पिलर्स पे, अगर उसको थोड़ा बड़ा कर दें तो 6 पिलर्स वरना 5 पिलर्स, 5 सुतूनों पे या 6 सुतूनों पे खड़ी है और उसकी लोग बातें करते हैं और वो एक आम बोलचाल का हिस्सा है वो सुतून, मगर अगर आप उसको चैलेंज करें तो लोग ऑफेंडेड फील करते हैं। पहली चीज बड़ा कॉमनली आपने सुना होगा कि लोग कहेंगे कि ये जो ब्लैक्स हैं ये इनहेरेंटली जेनेटिकली कमजोर हैं, ये ऐसे हैं, इनकी ये खसलत है, या वो कुछ कहेंगे कि ये जो दर्जा बंदियां हैं, ऊपर का दर्जा और नीचे का दर्जा, ये डिवाइन है, ये खुदा की तरफ से देन होती है, किसी को अल्लाह अमीर पैदा कर देता है, किसी को गरीब। फिर वो कहती हैं कि जो सेग्रीगेशन है इस मुल्क की वो बहुत सिकनिंग है। एक एग्जाम्पल वो देती हैं कि अमेरिका के अंदर संडे आफ्टरनून का जो मैस है वो वन ऑफ द मोस्ट सेग्रीगेटेड आवर है पूरी कंट्री का, हर संडे को होता है ये। उसके बाद वो कहती हैं कि इसको भी छोड़ दें तो देखिएगा कि जो रिलेशनशिप्स हैं, मैरिटल रिलेशनशिप्स या रोमांटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन कास्ट अमेरिका में उस तरह एक्सेप्टेड नहीं है। ये चीज बड़ी ऑड है। अगर आप यूरोप के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूरोप में आपको ये चीज नहीं मिलती है, इतनी पैल्पेबल नहीं मिलती। फिर उसके बाद वही छूत छात वाले मसाइल के पोल्यूटेड है या इसके हाथ लगाने से चीज नापाक हो जाती है। अमेरिका में बहुत अरसे तक स्विमिंग पूल का एक्सेस नहीं था बेचारे सियाफाम के लोगों को। ऐसी स्टीरियोटाइपिंग की जाती है सियाफाम लोगों को जो हम बड़ा कॉमनली देखते हैं अपनी जिंदगियों में, जिसके अंदर आपको लगेगा कि ये इंसानों को डीह्यूमनाइज किया जा रहा है और उनको स्टिग्मा का शिकार किया जाता है। वही कहती हैं कि 1970 से जब नियो लिबरल पॉलिसीज स्टार्ट हुई तो नियो लिबरल पॉलिसीज की वजह से बहुत सारी जॉब्स सफेद फार्म लोगों की जो व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर जॉब्स थी वो चली गई। यहाँ पे सियासतदानों ने बोलना शुरू किया कि आपकी जॉब्स गई है माइनॉरिटीज की वजह से, और सबसे ज्यादा क्योंकि ब्लैक्स जो थे वो दर्जाबंदी में सबसे नीचे थे तो सारा अजाब, सारा प्रॉब्लम उनके ऊपर आ गिरा। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे रोकता हूँ, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें थोड़ा सा और बताएं। अच्छा, इसके अंदर इस मौजूद पे वो जो कह रहे हैं ना कि जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आई अमेरिका के अंदर अचानक से लास्ट 50 इयर्स में, उसने तो बहुत ही मुसीबत की इनकी। पहली चीज वो कहती हैं कि अगर आप पुलिस ब्रुटैलिटीज देखें तो पिछले 50 साल में ग्रेजुअली एस्केलेट कर गई पुलिस ब्रुटैलिटी हमारे खिलाफ। 2008 में जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट होकर इलेक्ट होकर आते हैं तो विद इन 1 ईयर टी पार्टी का कयाम। उसके बाद एक इंसान 2016 के अंदर अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन माइनॉरिटीज के खिलाफ और ब्लैक्स के खिलाफ रेटरिक्स बोल बोल के और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करा के एक पूरा इलेक्शन इमेजिन करें अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर जीतता है। और उसके बाद वो कहती हैं कि ये जो एक मूवमेंट चली कि कहा कि कन्फेडरेसी के जितने स्टैच्यूज हैं उसको हटाओ, खासतौर पे रॉबर्ट ली के स्टैच्यूज हटाओ, जिसको भी उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया अगले दिन वो उसने बोला कि मैं नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि सफेद फार्म लोग जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं उन्होंने वो रॉबर्ट ली के स्टैच्यूज गिराने वाली कंपनियों को धमकियां देना शुरू कर दी। मैं यहाँ पे रोकता हूँ अपने आप को।
तो आपने बड़ा अच्छा समरी दी। हाँ जी। इसमें कुछ चीज़ बातें हैं, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ जो इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं इसमें। एक मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल शुरू में, इन्होंने जो एनालॉजी दी है साइबेरिया में जो परमाफ्रॉस्ट की मेल्ट होने पे। तो उन्होंने बताया है कि कुछ साल पहले साइबेरिया में वो जो एक बर्फ़ की ऊपरी लेयर होती है, जिसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, वो पिघलने लगी। उसमें से एंथ्रैक्स के जो दबे हुए कोल्ड वॉर के ज़माने में कभी बायोलॉजिकल वेपन्स की फैक्ट्री रही होगी या कुछ होगा, वो जरासीम निकल पड़े और लोग वहाँ इर्द-गिर्द जो थे साइबेरिया के लोकल्स बीमार पड़ने लगे। तो उन्होंने कहा है कि ये है रेसिज़्म या कैस्ट सिस्टम, जो कि एक बर्फ़ की सोसाइटी की जो लेयर है, उसमें दब जाता है और हीट जो होती है उससे वो उभरता है। और ये 2016 या उसके इर्द-गिर्द जो हुआ, वो कुछ इसी तरह का रिएक्शन था कि ये उसमें से जो दबे हुए जरासीम थे वो निकल गए। यानी ये कभी कहीं गई नहीं थी, ये चीज़ हमेशा से थी। अच्छा, उन्होंने क्यों रेसिज़्म की जगह कैस्ट की बात की है? एक तो वो अपना इंडिया का जो एक्सपीरियंस वो देती है। अगर आप चाहें इस पे थोड़ा-सा कुछ बोलना तो आप भी बात कर सकते हैं। कि इन्होंने इंडिया की जो दलित माइनॉरिटी है, जो 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 इनकी 4 वरानाज़ हैं, उसमें भी जो सबसे बाद 5वीं जो दलित अनटचेबल्स, अछूत भी जिसको कहते हैं उर्दू में या हिंदी में, तो उसकी बात की है कि वो साल से, हज़ारों साल से उसी कास्ट में पैदा होते हैं, उसी कास्ट में मर जाते हैं और उनका स्टेटस वही रहता है। तो वो उन्होंने बताया है कि ये अफ्रीकन अमेरिकन की भी अमेरिका में कुछ हैसियत इसी तरीके की है कि आप उसमें से निकल ही नहीं पाते। आप एक तरह के अछूत ही रहते हैं। और वो जो कुछ सेग्रीगेशन जिम क्रो साउथ में जो हुआ और जो हालात थे, और वो सारे उसने बड़े अच्छे तरीके से बड़ी डिटेल में बताई। किताब बहुत डिटेल्ड है। इसको आप जल्दी में और रवा-रवी में नहीं पढ़ सकते। यू हैव टू रियली डिग इंटू इट। अ, टू टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगता है कि ये किताब 2 या 3 ट्रिलॉजी किस्म की सीरीज़ में आती तो शायद ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि इन्होंने उसको एक किताब में समराइज़ किया। एक तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात जो है इन्होंने जो की है वो यूजेनिक्स के हवाले से, कि 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में यूजेनिक्स का बड़ा ज़ोर था। यूजेनिक्स जो लोग नहीं जानते, वो इट्स अ सूडो साइंस, इट्स नॉट साइंस। ये यूजेनिक्स की जो साइंस या जो उसकी जो थ्योरी, वो ये कहती है कि लोगों की नस्लों की अपनी जेनेटिक्स होती हैं और नस्लें जो हैं वो जेनेटिकली सुपीरियर या इन्फीरियर होते हैं। यानी अफराद की चीज़ नहीं होती, जबकि ये बिल्कुल उलट है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमें ये बता रही है कि जेनेटिक्स अफराद की होती है, इंडिविजुअल्स की होती है। You may have common genes with your relatives and with your community, but we might be much more similar to another person from a different race genetically. अब वो यही कहती है कि उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक पूरी इमारत खड़ी की। अब वो एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बट दे हैव गिवन रेफरेंस एंड गॉड फ्राइड। uh, you remember it, the name, right? So उसने ये assume किया कि स्कल जो है, खोपड़ी, उसकी एक आइडियल शक्ल होती है, उसकी डायमेंशंस। अब वो किस बेस पे था, उसकी क्या थ्योरी थी, नो वन कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि व्हाट इज। एंड ही decided that a particular kind of skull found in the region of Caucasus, in which is in South Russia or Central Asia, is the perfect human skull. And the people who have that skull are Caucasian, therefore they're white. And the white people have that kind of skull, and perfect skull has perfect brain, and they're born to rule and born to be the protector of everybody else. तो वो यूजेनिक्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया। बहुत से अच्छे लोग भी उस साइंस के इन्फ्लुएंस में, सूडो साइंस के इन्फ्लुएंस में आ गए और उसको एक साइंटिफिक उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दी रेसिज्म को। अच्छा, फिर ये एक जगह आके बाइबल का भी ज़िक्र करती हैं कि बाइबल में एक स्टोरी है नोआ की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, कि वो किसी वक़्त अंगूर की जो वाइन थी वो पी के इंटॉक्सिकेट हो गए, एंड ही वेंट इनटू हिज टेंट एंड ही डिसरोब्ड एंड ही डिडंट रियलाइज़। तो उनको उनका एक बेटा जो कि हाम या हैम कहलाता है, जिसको कहते हैं कि ये एक स्टोरी है कि उनका
अफ्रीकन्स के जो एंसेस्टर है वह हमसे शुरू हुए। उसने देखा, उसने अपने बाकी 2 भाई शैम और याफत को बताया कि भाई ये देखो ही इज़ अनकवर्ड, तो उन्होंने जाके उनको कवर किया। जब हज़रत नूह की आँख खुली तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूछा कि भाई मुझे पहले किसने देखा इस एक्सपोज़ हालत में? तो उन्होंने बताया कि ये हमने देखा था। तो उन्होंने अ, ये बददुआ दी कि तुम्हारी नस्ल में जो कनान है, उसकी नस्ल में जो लोग पैदा होंगे, वो बाकी भाइयों की नस्ल की गुलामी करेंगे। अब ये चीज़ ओल्ड टेस्टामेंट में भी आ गई है। इसको बताना ज़ाहिर है इसलिए ज़रूरी है कि बहुत अरसे तक एंटीबेलम साउथ जो कि 19th सेंचुरी का 18th सेंचुरी का साउथ है, एंटीबेलम साउथ में जो चर्च था उसने इस तरह की थ्योरीज़ को सपोर्ट किया है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है कि जब मज़हब का भी इसमें नाम आ जाता है। तो ये भी उन्होंने बताया है। दूसरी बात उन्होंने अपने जो अ, इंडिया के टूर के हवाले से बताएँ कि अम्बेडकर के फॉलोअर्स और उनके साथ उनका कैसा रिलेशनशिप रहा। उन्होंने एक वाक़या बड़ा मज़ेदार बताया कि मार्टिन लूथर किंग विज़िटेड इंडिया एंड उनकी एक कोटेशन है कि आई गो एज़ अ टूरिस्ट एवरीवेयर एल्स बट व्हेन आई गो टू इंडिया आई गो एज़ अ पिलग्रिम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और उसकी वजह थी वहाँ का अपना जो कैस्ट सिस्टम है उसको उन्होंने बड़े करीब से देखा। तो कहती है कि एक जगह पे मार्टिन लूथर किंग वाज ऑन द स्टेज और डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको कहा कि भाई वी हैव अनदर अनटचेबल अमंग अस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो जब मार्टिन लूथर किंग ने ये सुना तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि मैं अनटचेबल नहीं। फिर उनको ख्याल आया कि बात गलत नहीं कह रहा है ये अम्बेडकर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने इस तरह नहीं सोचा मगर ये तो वहाँ पे भी ये स्ट्रगल जो दलित्स की है वो बहुत स्ट्रांग है और वो उससे इन्होंने बहुत सारी एनालॉजीज ड्रॉ की हैं। कुछ डू यू वांट टू से एनी समथिंग अबाउट दिस बिकॉज़ इट्स उसको जस्ट टू कंप्लीट दैट होल हाँ, थिंग, वो हाँ। बताती हैं कि इजाबेल खुद एक दफा इंडिया से वापस आती हैं, हुँ, तो वहां पे किसी ने उनको बाबा साहब अम्बेडकर का एक छोटा सा बस्ट गिफ्ट किया। हुँ, तो जब वो न्यूयॉर्क जेएफके एयरपोर्ट आ रही होती हैं तो वहां पे एक ब्लैक सिक्योरिटी ऑफिसर उनसे सलाम दुआ करके पूछता है कि ये किसका बस्ट है। तो उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के मार्टिन लूथर किंग थे, ये उनका बस्ट है। तो ये जस्ट टू कंप्लीट द होल थिंग हुँ। दैट। हाँ, तो इट वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने काफ़ी एक चैप्टर में इंडिया की जो कास्ट सिस्टम है उसको काफ़ी डिटेल्स में बताया जो उन्होंने स्टडी किया है। और उन्होंने बड़ी अच्छी कंपैरिजंस किए हैं कि कैसे कैसे अमेरिका का जो स्ट्रक्चरल रेसिज्म है वो कदीमी जो कास्ट सिस्टम है उससे सिमिलर है। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है उन्होंने बताया कि यूरोप से जो इमिग्रेंट्स आए अमेरिका में, ओरिजिनल सेटलर्स, they never thought of themselves as white. They thought of themselves as Europeans. English, German, Dutch, French. मगर जब वो अमेरिका पहुंचे तो they became white. Because there is a उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो कैस्ट सिस्टम है वो बाइपोलर है। देयर इज़ ब्लैक एंड देयर इज़ वाइट। और हर वो नस्ल जो कौम अमेरिका आई है उसने कहीं इन दो बाइपोलर्स के दरमियान अपने आप को फिट करने की कोशिश की है और ज़्यादातर ने कोशिश की है कि क्लोज़र टू द वाइट रहने की कोशिश करें क्योंकि दैट्स रिवॉर्डिंग। यू डोंट वांट टू बी identifying with somebody who's been a subject of discrimination. अच्छा, इसमें और बहुत सी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने बताई हैं कि कैसे नाज़ी जर्मनी में अमेरिका के रेसिज्म को स्टडी किया गया। वो बताएंगे आपको जिसके बारे में? हाँ, वो बताते हैं कि नाजी जर्मनी के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज जो थी वो जिस जमाने में वो बना रहे थे, तो किसी ने सजेशन किया कि जरा जिम क्रो साउथ को जरा चेक करें और अपने अपने कानून जो है जिम क्रोस के ऊपर स्टैब्लिश करें। बड़े अच्छे कवानीन है वहां पे, माइनॉरिटीज को और ब्लैक्स को अच्छा जोर से सताया गया है। तो अगर आप जूस का वैसे ही हाल करना चाहते हैं तो वो जरा जिम क्रो लॉज पढ़े। तो वो आप यकीन करें उसमें लिखती हैं कि नाजी जर्मनी के जो लोग यहाँ पे आए थे, टीम जो आई थी देखने, उन्होंने कहा कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल, हम इस तरह का जुल्म अगर वहां करेंगे तो बहुत बदनाम होंगे यूरोप के अंदर, तो यानी कैन डू इट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये शायद आपको कहीं और भी किसी किताब में नहीं बिल्कुल। मिलेगी कि नाज़ीज़ को वो अपने से भी ज़्यादा ज़ालिम लगे कि यार ये क्या कर रहे हैं? ये इतना तो हम भी नहीं कर सकते। तो ये बात कोई सोच भी नहीं सकता।
ये बिल्कुल शायद हम आप नहीं सोच सकते इज़ाबेल विल्करसन के लिए, चूँकि वो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी बात उनके मुँह से सुनें। बिल्कुल अ, कोई हो सकता है कोई ये कहे कि शायद थोड़ा एग्ज़ैजरेशन है, मे बी सिंस शी बिलॉन्ग्स टू दैट कम्युनिटी, मे बी शी हैज़ द ट्रॉमा दैट इज़ स्पीकिंग, even that withstanding, the facts are there that she's given. तो हो सकता है उसमें कुछ इमोशनैलिटी इन्वॉल्व हो, ट्रॉमेटाइज्ड कम्युनिटी का जो एक रिस्पॉन्स होता है, हो सकता है वो बात भी हो, लेकिन जो उसने फैक्ट्स दिए हैं दे आर ऑल रेफरेंस्ड, एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसमें आप किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। आप कोई उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है जिसको आप कहें कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे हुई थी। ठीक है ना? अच्छा, तो ये एक अच्छा, अब इन्होंने एक चीज़ और भी इसमें दी है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो एक जो उसमें एक चैप्टर है जिसमें इन्हें कॉर्टिसोल और टेलोमेयर्स एंड लेथैलिटी ऑफ कैस्ट के, जब उस नस्ल से या उस कैस्ट से या उस ज़ात से आपका ताल्लुक होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो आपकी एक्चुअल केमिस्ट्री बदल जाती है। जिस तरह से किसी पीटीएसडी इंडिविजुअल की न्यूरोकेमिस्ट्री बदल जाती है, उस तरह लोगों की केमिस्ट्री बदल जाती है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस लेवल का जो हार्मोन है, वो बढ़ने से, और एक तरह का हकीकतन जेनेटिक डैमेज होता है। इन्होंने उसकी टेलोमेयर्स की एग्जांपल दी है कि जो क्रोमोसोम पे टेलोमेयर्स मुख्तलिफ बीमारियों को इंडिकेट करते हैं। उसकी मिसालें दी हैं कि ये नस्लन बाद नस्ल मज़ालिम की वजह से इंसान हकीकतन किसी हद तक पसमानदा हो जाता है, और उसको कई नस्लें लगती हैं अपने आप को रिबाउंड करने में और रीगेन करने में। अच्छा, इसमें एक थोड़ा-सा मैं डाइग्रेस करूँगा कि स्लेवरी हज़ारों साल से है। अमेरिकन स्लेवरी कहीं इट डिडन्ट कम आउट ऑफ नोवेयर, इट वाज़ ऑलरेडी देयर। बट व्हाट हैपेंड इन अमेरिका इज़ ए यूनिकली अमेरिकन फिनोमेना, जो इन्होंने कहा है, ये उन्हीं के मैं ऑथर के ये, क्योंकि पहले स्लेवरी ज़्यादातर ये होती थी कि एक कबीला दूसरे कबीले के इलाके पे कब्जा करता था, वहाँ के मर्दों को गुलाम बना लेता था। इट wasn't targeted towards a race, it was targeted towards an enemy. बल्कि लव स्लेव जो है ये स्लाव से आया है, विच वॉज एक रशिया और ईस्टर्न यूरोप की, क्योंकि ये मजबूत जानदार लोग होते थे, तो अक्सर ग्रीक्स और रोमन इन्हें पकड़ के ले आते थे और ये कहते थे कि भाई हम स्लाव है, ये हमारा, दिस इज आवर स्लाव हु इज गोइंग टू वर्क इन आवर फार्म और डू कंस्ट्रक्शन। वो स्लाव जो है वो इंग्लिश में स्लेव या फ्रेंच में स्लेव हो गया है। तो इट wasn't directed towards a specific race, but over time African race being distant, being removed, became the favorite। और इस पे बहुत से लोगों ने रिसर्च की है कि इसकी बहुत सी वजूहत थी। एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी एक वजह थी, दूसरे मलेरिया रेजिस्टेंस, एक अफ्रीकन का एक ट्रेट है जो G6PD डिफिशिएंसी के साथ ये भी कुछ जगहों पे आया है। ये इन्होंने ज़िक्र तो नहीं किया है, लेकिन और किताबों में वो शायद वजह बनी एज़ अ फेवरेट। और यहाँ पे इट बिकेम स्टेबलाइज्ड एज़ दैट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ स्लेवरी। सो व्हाइट पीपल विल बाय ब्लैक पीपल, ब्रिंग देम हियर एंड यूज़ देम। तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई है स्लेवरी की, ये ना यूरोप में हुई, ना एशिया में हुई, ना कहीं और हुई इस लेवल की। तो ये उसने ये बताया है कि ये इससे यूनिकली और यानी अमेरिकन फिनोमेना। फिर उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो स्ट्रगल हुई है, उसमें जो बैरियर्स जो आए हैं पॉलिटिकली भी, और बहुत से जो सटल वेज ऑफ रेसिज्म होते हैं, उस पे भी उन्होंने जिक्र किया है कि बाज़ औक़ात रेसिज्म या कैस्ट सिस्टम का इंसान खुद भी आ, उसको इदराक नहीं होता कि वो कितना अंदर से रेसिस्ट है। उसके परसेप्शंस जो होते हैं वो उस तरह होते हैं, और वो ये समझता है कि वो ही इज़ एक्टिंग वेरी लॉजिकली। तो वो उसने उसको भी अनकवर करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल है वक्त कम रह गया, इसमें आखिर में उन्होंने जो जो चैप्टर है द हार्ट इज़ द लास्ट फ्रंटियर, तो एक तरह की अपील है, अगर आपको याद हो उसमें कि उन्होंने एक तरह की अपील की है कि जो सबसे अहम चीज़ है ह्यूमैनिटी की, जो कंपैशन और ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग जो है
उसके लिए दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए दिल से सोचना, ये कंपैशन वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप कोई भी इस तरह का मसला हल नहीं कर सकते जब तक आप अपने दिल में उसके लिए जगह नहीं बनाएंगे। ये मैंने बहुत समराइज कर दिया। ऑब्वियसली शी इज़ गिवन इट मच मोर डिटेल्ड अकाउंट। इट्स अ वेरी रीडेबल बुक, बट यू नीड टाइम एंड यू नीड सम अटेंशन टू रीड इट। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फिक्शन बुक, और मटेरियल बहुत है इसमें। 30-31 चैप्टर्स हैं, और मेरा ख्याल है जो कुछ भी इस टॉपिक सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है वो इसने इस बुक में इंक्लूड कर दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग वो जो इसका टाइटल पेज है, अगर आप देखिए उस पर उन्होंने सिविल वॉर की, सॉरी, सिविल राइट्स मूवमेंट के ज़माने की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है। उसमें उस तस्वीर को देखें, इसके टाइटल पे जो मैंने शुरू में दिखाई थी, उसमें ब्लैक्स और वाइट्स दोनों साथ खड़े हुए हैं उस मूवमेंट। तो दैट पिक्चर गिव्स यू होप. It gives you hope that people have come up and they have selflessly stood by the side of the downtrodden people and fought for them, and many of them actually gave their lives. So इस नोट पे आने के बाद अगर आप कुछ और कहना चाहें, कोई ऐसी चीज हो, वरना फिर लास्ट वर्ड, वो हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इवन अभी आप देखिए कि ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट है उसमें कितने सारे सफेद फार्म लोग हैं जो साथ में खड़े होकर बोल रहे हैं, आवाज में आवाज मिला रहे हैं और लिख रहे हैं हर किस्म के रेसिज्म और कास्टिज्म के खिलाफ, विच इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। राइट, मैं जब एहसान ये किताब पढ़ रहा था ना, तो मुझे लगता था कि हर थोड़ी थोड़ी देर, थोड़े थोड़े पेजेस के बाद ये चौक कराती है और ऑथर आपको जब पढ़ो तो, और उसको वो इतना अच्छी तरह से इसने इमोशनली कनेक्ट किया कि मुझे बार बार इसके अंदर साहिर लुधियानवी की जो नज़म है मादाम वो याद आती थी। मैं उसके 2-4 शेर आपके सामने पेश करता हूँ। जरूर। कहते हैं कि हमने हर दौर में तजलील सही है, लेकिन वाह, हमने हर दौर के चेहरे को जिया बख्शी है। हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी है। क्या बात। लेकिन इन तल्ख मुबाहिस से भला क्या हासिल, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मेरे माहौल में इंसान न रहते होंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आई थिंक इस कथा के बाद, इस साहिल लुधियानवी की इस नज़म के बाद इजाज़त लेनी चाहिए। फिर अगले महीने एक और किताब के साथ हाजिर होंगे। सुहेल और एहसान saying goodbye, and have a good night and have a good rest of the weekend. We'll see you again.